आने वाली पीढ़ी हमें पूछेगी कि जब ये सब हो रहा था तब हम खामोशी से सब देख रहे हैं। ठीक है यश जी, मैं आपसे आपसे बात करूंगा। उसके पहले मैं मध्य प्रदेश की स्थिति या देश के बारे में आपने जो प्रकाश डाला, मैं महाराष्ट्र की ओर चलता हूँ। विजय जी, अविनीश जी, मैं हाँ आपके बोलिए पास सर। आ रहा हूँ। विजय जी से मैं जानना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में इस समय क्या चल रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 29 है, वो भी महत्वपूर्ण है, और उत्तर प्रदेश तो महत्वपूर्ण है ही क्योंकि वहां 80 लोकसभा सीटें हैं। तो महाराष्ट्र की स्थिति क्या है विजय जी? आप तो वहां ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, वर्धा गए, यवतमाल गए, आप अमरावती गए, उसके अलावा आप कौन कौन से लोकसभा क्षेत्रों में गए, आप उसके बारे में निष्पक्ष बताइए। बिल्कुल सुरेश जी, मैं स्पष्ट तौर पे बताना चाहूंगा कि देश के अंदर में जो है उत्तर प्रदेश के बाद में जो है वो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी ज्यादा सीटें आती हैं। यहाँ से कुल 48 सीटें हैं। और ये जो महाराष्ट्र है, मैं खास करके बताऊंगा फुले शाहू अंबेडकर शिवाजी महाराज का ये जो पुरोगामी विचार पे चलने वाला ये महाराष्ट्र है। अभी तक के जो यहाँ पर जो राजनीति जो हुई है इस 2-2.5 साल में जो हुई है, मतलब इस पंचवार्षिक में हुई है, ऐसी राजनीति महाराष्ट्र ने कभी देखी नहीं है। ये पूरा जो है यहाँ पर महाराष्ट्र का जो मराठी वर्ग है, यहाँ पे जो जितने भी राजनीतिक लोग जो रहते हैं, सबने उन्होंने ये राजनीति देखी है। जो महाराष्ट्र में जो तोड़फोड़ की राजनीति जो हुई है, इसके लिए जो यहाँ का जो पूरा समुदाय जो है पूरा नाराज रहा है। मैं बात करूंगा जो मराठा आरक्षण यहाँ पर जो है बहुत बड़े पैमाने पे चला है। मराठा आंदोलन का भी यहाँ पर बहुत बड़ा परिणाम होते हुए दिखाई दे रहा है। मैं खास बात करूंगा नागपुर की। नागपुर की जो सीट है, पूरे देश में जो है नागपुर के सीट के ऊपर में ध्यान लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक कद्दावर नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के और मंत्री भी रह चुके हैं, उन्हें रोडकरी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब हमारे नागपुर के गडकरी जी है। इनका जो यहाँ पर जो चुनाव हो गया है नागपुर का, पहले तो ऐसे दौर में लगा था गडकरी जी को कि वे वन साइड होंगे। उन्होंने कहा भी था कि मैं प्रचार नहीं करूंगा, मैं बैनर नहीं लगाऊंगा, पोस्टर नहीं लगाऊंगा, ये सारी चीजें उन्होंने कहा था। पर जब पहले चरण का जो चुनाव जो विदर्भ से चालू हुआ है, उसमें पहले चरण में ही गडकरी जी की सीट थी, और जैसे ही पर्चा उन्होंने दाखिल किया उसी दिन से गडकरी जी को रोड पर उतारना पड़ा। और बहुत ही यहाँ पर जो है तगड़ा मुकाबला यहाँ पर नागपुर में हुआ है। अब 4 जून को ही पता चलेगा कि नागपुर की सीट पर कौन बाजी मारेगा। मगर कुल मैं बताऊंगा कि यहाँ पर नागपुर की सीट पे जो है बहुत बड़ा तगड़ा मुकाबला हुआ है। उसके बाद मैं वर्धा पे चले गया हूँ। वर्धा में भी मैं खास करके मैं ग्राउंड रिपोर्ट मैंने किया हूँ। वर्धा की सीट पे भी यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद रह चुके हैं रामदास तड़स, और यहाँ पर जो है महाविकास इंडिया गठबंधन की ओर से शरद पवार के गुट को यहाँ पर सीट दी गई है, अमर काणी जी को सीट दी गई है। यहाँ पर भी एक तगड़ा मुकाबला मुझे दिखाई दिया। मैंने खास करके जो कामगार वर्ग था वहां का, कामगार वो वर्ग बहुत मायने रखता है, कि कामगार वर्ग से मैंने बात की वहां पर, तो पूरा वो जो है बीजेपी के खिलाफ में मुझे दिखाई दिया है। मैं उसके बाद जो है मैं अमरावती में भी गया हूँ। अमरावती में तो बिल्कुल अलग चमत्कार वो वहां पर दिखाई देगा, क्योंकि अमरावती में जो है सांसद तो नवनीत राणा वहां पर है। नवनीत कौर है। बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं? अमरावती में नवनीत कौर चुनाव लड़ी है। नवनीत राणा कौर वहां पर चुनाव लड़ी है, क्योंकि पिछले बार में वो निर्दलीय चुन के आई थी। कांग्रेस अपना राष्ट्रवादी कांग्रेस का समर्थन लेके चुनकर आई थी। मगर उनका जो वहां पर उन्होंने जो पवित्र जो पलटाया है, जो कि उद्धव ठाकरे जी के यहाँ पर उन्होंने हनुमान चालीसा का जो खेल खेला है, तब से जाके वो सुर्खियों में आई। और वो जो तब से जाकर वहां का जो खास करके जो दलित समुदाय है और मुस्लिम समुदाय है, नवनीत राणा से बहुत नाराज हो गया है। और मैं बताना वहां पर चाहूंगा कि नवनीत राणा जी का एक बात यह हो गई कि पहले उनको टिकट दी गई है, उसके बाद में जो है वो नागपुर में आकर
बावनकुली जी के यहाँ पे रात के 12-1 बजे उन्होंने पार्टी में प्रवेश किया है। ये बहुत बड़ी बात हो गई है वहां पर अमरावती के सीट के लिए। तो यहाँ पर जो मैं तमाम लोगों से यहाँ पर भी बात किया हूँ कि इस सीट का क्या हौसला रहेगा। तो यहाँ पर भी जो है बहुत ही भारतीय जनता पार्टी और जो कांग्रेस का उम्मीदवार है यहाँ पर बलवंत वानखड़ी जी, यहाँ पर वो कांग्रेस ने यहाँ पर उतारा है। और खास करके मैं बताऊंगा, ये बलवंत वानखड़ी जी है बुद्धिस्ट ये उम्मीदवार है वहां पर जो अमरावती में। और यहाँ पर जो है वंचित बहुजन आघाड़ी के तरफ से जो है खास करके डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जो नातू है वो जो आनंद राज आम्बेडकर, वो भी इस मैदान में रहे हैं। पर इस बार जो चुनाव जो लोगों ने हाथ में लिया है, खास करके मुद्दे चुनाव में भी रहे, महंगाई का मुद्दा बहुत सामने आया है। उसके बाद जो है बेरोजगारी का मुद्दा आया है। लोगों युवाओं को रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, ये भी मुद्दा और सामने आया। और सबसे बड़ा मेन मुद्दा यहाँ पर जो आया है महाराष्ट्र में, तो आया पूरे देश में जाया है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उसको यदि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आती है, क्योंकि उन्होंने पहले कहा है कि 400 पार आएंगे, ये 400 पार आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो है भारतीय संविधान को बदल देंगी। ये जो यहाँ पर जो बात सामने आई है, और खास करके इंडिया आघाड़ी ने इस मुद्दे को कैच करके लोगों के सामने बताया है। तो इस मुद्दे का भी बहुत बड़ा असर यहाँ पर दिखाई देता है। और मैं तमाम जो है, मैं औरंगाबाद में गया हूँ, औरंगाबाद के लोगों से मैंने बात किया हूँ वहाँ। विजय जी मैं आपके पास आऊंगा, और उसके बाद जो 48 सीटों में से कितनी सीट हम जीत सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। अभी मत बताइए। बिल्कुल मेरे पास मैं पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया हूँ। और मैंने मेरे चैनल के इसमें जो है, मैंने कल ही मेरा पोल मैंने डाल दिया है पूरे महाराष्ट्र का कि किसको कितने सीट मिलेंगी और कहाँ से कौन चुन के आएगा। फिर आप अभी यहाँ बताएंगे, अभी आप बिल्कुल यहाँ बताएंगे, आपसे और भी बातें करेंगे। बिल्कुल अविनीश जी, बिल्कुल आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, और हमारे महेश जी, जो डॉक्टर महेश हैं, जिन्होंने मीडिया में पीएचडी की है, मतलब हमारे बीच में जो है ऐसे लोग हैं। आप ये मत सोचिए कि गोदी मीडिया में ही लोग अच्छे लोग जाते हैं। हमारे पास भी जैसे डॉक्टर अमरनाथ पासवान जी हैं, जो कि बीएचयू में पढ़ाते हैं। आप जैसे मध्य प्रदेश के प्रवक्ता हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में आज दर्शकों को बताना चाहूंगा, बहुत ही अच्छे लोग मौजूद हैं जो कि अच्छी राजनीतिक समझ रखते हैं। अविनीश जी बताइए, मध्य प्रदेश की स्थिति क्या होगी? देखिए सुरेश जी, सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप सब लोगों के बीच बैठकर। और सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश पे जाने के पहले मैं प्रकाश डालना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी। मतलब आप ये समझें कि जो बच्चे अभी 18 साल 20 साल की राजनीति की समझ रखना जिन्होंने शुरू किया है सुरेश जी, वो गूगल कर करके यूट्यूब पे पुराने प्रधानमंत्रियों के भाषण सुन रहे और आज के भाषण की तुलना करते हैं कि क्या प्रधानमंत्री के भाषा का स्तर इतना नीचे गिर सकता है। जैसे अभी आप मुजरे की बात की अमरनाथ जी ने, महेश वर्मा जी ने आप बात कर, एक शर्मनाक बयान। आप देखें इसके पहले मंगलसूत्र की बात, भैंस की बात, साइकिल की बात, स्कूटर की बात, जमीन जायदाद की बात। भैया कांग्रेस पार्टी की सरकार 55 साल इस देश में रही है, सब लोगों ने ये चेक किया है, फैक्ट चेक किया है। और ना तो किसी की भैंसें छोड़ी गई, ना किसी का मंगलसूत्र गया, बल्कि जिस दिन से मोदी सरकार गई है तो उस दिन जो सोने का दाम था जब मोदी सरकार आई थी तो लगभग 22,000 रुपए तोला था, वो आज 70,000 के पार चला गया है। तो हकीकत बात यह है कि बहनों के मंगलसूत्र छीनने का काम मोदी जी ने किया है। पहले जो 2 ग्राम जरा सा मंगलसूत्र पहनती थी बहनें, आज की तारीख में नकली सोने का पानी चढ़वा के मंगलसूत्र पहने जाते, तो मंगलसूत्र छीनने का काम इन्होंने किया। बहरहाल ये उनकी भाषा और निरंतर उनकी भाषा गिरे कहीं सुधार नहीं है। लेकिन मैं मध्य प्रदेश का हूँ सुरेश जी, और मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि मैं जाति से क्षत्रिय हूं, लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है, खासकर मध्य प्रदेश में मैं दलित समाज की जब दुर्दशा देखता हूं, आदिवासी की दुर्दशा देखता हूं, मुझे शर्म आती है कि हाँ मेरे मध्य प्रदेश में इस तरह की वाक्य हुए। सूरज जी एक वाक्य बताना चाहूंगा। हम लोग ये यश भारती जी मेरे अच्छे मित्र थे, जानते, हम लोग बेसिकली यूपी ललितपुर के हैं और हम लोग जमींदार परिवार से हैं।
तो आप समझे सीलिंग एक्ट में हमारी बहुत हजारों एकड़ जमीन चली गई थी, लेकिन मैं उस परिवार से हूँ, मुझे गर्व है कि मेरे पुरखों ने, मेरे दादाजी ने कभी हाईकोर्ट में केस नहीं लड़ा कि हमारी जमीन वापस हमको मिल जाए। उसके वजह में सरकार ने हमको कुछ जमीन दी थी अपना जीवन यापन करने के लिए, बहुत सारे अरसा चला गया था, क्योंकि मेरे दादाजी ऐसा मानते, स्वतंत्रता सेनानी थे, कि ठीक नहीं था, मेरे हिस्से को जहाँ जमीन थी चली गई, अब सरकार जितना देगी मुझे वो मंजूर है। तो मैं उस हिसाब से मध्य प्रदेश में देखता हूँ और बड़ी बड़ी बातें करने वालों को देखता हूँ पासवान जी, मुझे बहुत दुख होता है कि यहाँ के लोग खड़े होके, एक सभ्य समाज के लोग, भाजपा से जुड़े लोग एक आदिवासी के मुख पर, कपाट पर पेशाब करते हैं, और अगले दिन दिखावा करने के लिए शिवराज सिंह चौहान जी उस व्यक्ति को सीएम हाउस बुलाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, उसके पैर धुलाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं। अब वो कहाँ है जिसके कपाट पर पेशाब किया गया था, किसी को मालूम है वो कहाँ गए? क्या मोहन यादव जी ने एक बार सुन ली उसकी? इसके अलावा मैं उस मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, मुझे बहुत अफसोस और शर्म आती है कि जहां पर एक जब दलित व्यक्ति अपनी पत्नी को ढूंढने निकलता है नीमच में, तो उसको घसीट के वहां के दबंग लोग मार देते हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है कि दबंगों का जब नाम आता है, और सुनिए सुरेश जी, अब दबंग का मतलब सवर्ण वर्ग नहीं रह गया है, दबंग का मतलब जो रह गया है वो रह गया है जो कि बलशाली हो, जिसके पास धन हो, संपदा हो और सत्ता पक्ष का बाहुबल हो, वो आज की तारीख में दबंग है। दबंग की परिभाषा हमें बदलनी होगी कुछ सालों में। और इसके अलावा मैं उस मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, अफसोस होता है कि जहाँ एक दलित परिवार के 6 सदस्यों को 50 फीट नीचे जमीन में दफन कर दिया जाता है, और उसके बाद मोदी जी आते हैं यहाँ पर, एक स्टेशन का नाम बदल कर चले जाते हैं, रानी कमलापति करके चले जाते हैं। आप मुझे बताएं, मध्य प्रदेश में दुख इस बात का है कि आज की मध्य प्रदेश क्या पूरे देश में आप मुद्दों की राजनीति कौन करेगा? अगर मुद्दों की राजनीति सत्ता पक्ष नहीं कर रहा, अगर हम विपक्ष वाले लोग मुद्दे उठा रहे हैं, उस पर भी आप हमारे वचन पत्र को कम्युनलिज्म से देख रहे हैं कि ये तो भाई मुसलमानों के लिए बनाया गया। धन्य मोदी जी, आपने ये भाषण दिया, आपने स्टेटमेंट दिया, और कांग्रेस का जो वचन पत्र था अब तक 98 लाख बार डाउनलोड किया जा चुका। सुरेश भाई आप चेक करें, मतलब लगभग 1 करोड़ लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया है। मतलब इतनी हम उसका प्रचार प्रसार बहुत बड़ी पीआर कंपनी से भी नहीं करा पाते जितना भाजपा वालों ने उसको बदनाम करके कर दिया था। तो मतलब आप देखें मध्य प्रदेश की जो हालत है, और जो इसकी 29 सीटें हैं, 2 सीटों पे तो आपको मालूम है क्या खेल हुआ। खजुराहो में आप देखें मीरा यादव जी का जो नॉमिनेशन था रद्द कर दिया गया। इंदौर में हमारे प्रत्याशी को खरीद लिया गया। मैं साफ कहता हूँ हम 27 सीटों पर, तो वो एक अलग बात है। देखिए 27 सीटों पर मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस ने जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में इस बार बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। मैं ये नहीं कहता पिछली बार हमने कमलनाथ जी के नेतृत्व में क्या अच्छा चुनाव नहीं लड़ा था क्या? ना कमलनाथ, मैं कह रहा हूँ ना, हमने पिछली बार भी चुनाव बहुत अच्छा लड़ा था, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। लेकिन फर्क ये था उस समय देश का मिजाज जो था, वो सरकार ने भी आप सोचे उस समय नोटबंदी की, जीएसटी लागू किया, रात के 12 बजे संसद भवन को खुलवाकर नाच गाना करवाया, अक्षय कुमार का डांस हुआ वहां पर। लेकिन जब आप चुनाव लड़ने गए 2019 पर, तो आपने सेना के शौर्य के नाम पर चुनाव लड़ लिया, आपने पुलवामा के नाम पर चुनाव लड़ लिया। तो उस समय तो सुरेश भाई ऐसी स्थिति हो गई थी कि जो लोग बटन दबाने जा रहे थे उनको ऐसा लग रहा था कि मैं मशीन गन का बटन दबा रहा हूँ, मैं ईवीएम का बटन नहीं दबा रहा हूँ, मैं तो बॉर्डर पे खड़े होके मशीन गन का बटन दबा रहा हूँ। और उस लहर में मोदी जी 303 सीटें पा गए। लेकिन मैं दावे से कहता हूँ इस बार स्थिति बहुत अलग है, क्योंकि इस बार जो युवा 10 साल पहले मोदी मोदी कर रहा था सुरेश जी, आज वो युवा या तो बालिग हो चुका है या रोजगार पाने के लिए तैयार है, ग्रेजुएट हो चुका है। जो 20 साल का था उसकी शादी नहीं हो रही है, उसके रिश्तेदार ताना मार रहे हैं कि तू बेरोजगार है, शादी कैसे होगी। ठीक है साहब। और जो पढ़ लिख कर तैयार हो गया वो अब तक शर्म से डूबा जा रहा है। कई लोग